हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 3। तो इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया और बेसल नॉर्म्स के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है वो तो जानेंगे ही, पहले देख लेते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कब पास हुआ था। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में बनाया गया था, लेकिन स्टार्ट हुआ था 1882 में, जो डील करता है बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। तो ये सारे ही रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कि मनी जो है इजीली ट्रांसफ़र कर सके फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसके फीचर्स तो हम जानेंगे। तो इसके फीचर्स है जो पहले ही मैंने बताया कि रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब राइटिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओरली बता दिया और मनी ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये राइटिंग में होना चाहिए। सेकेंड जो है, ये ट्रांसफ़र होना चाहिए फ्रीली, मतलब ट्रांसफ़र के लिए कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। थर्ड जो है, ये राइट देता है कि कौन पैसा रिसीव करेगा और कौन ये पैसा पे करेगा। फोर्थ फीचर है, अगर आप ये पैसा जो है ऑनेस्टली अगर रिसीव करते हैं विदाउट नोइंग एनी फ्रॉड, तो आपको एक गुड टाइटल मिलेगा। गुड टाइटल का मतलब है ऐसा नहीं कि आप महाराजा के टाइटल होल्ड कर लेंगे, नहीं। गुड टाइटल का मतलब होता है कि आपके पास राइट आ जाएगा कि आप वो पैसा क्लेम कर सकें। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है, जो पैसा है वो तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक पेमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस जो है ये सेक्शन 118 के अंदर आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर। तो इसमें एक लॉ है जो बताता है कि सारी चीज़ें सही होंगे जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता है कि इसमें कुछ रॉन्ग या गलत है। तो पहला बात क्या होगा, पहला जो है कंसिडरेशन किया जाएगा, मतलब पेपर को जो है एज्यूम किया जाएगा कि ये वैलिड रीज़न के लिए ही बनाया गया है। मतलब कोई जो है चेक जो इशू किया है वो वैलिड रीज़न के लिए ही चेक को इशू किया है, कोई मजाक मस्ती में नहीं, मतलब नॉट फॉर फन। सेकंड जो है, जो डेट है वो करेक्टली रिटन होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट डेट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 2025 हो रहा है और आपने जो है 10 साल पहले वाला चेक दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और 10 साल बाद वाला चेक दे रहे हैं, वैसा भी नहीं हो सकता है। मतलब डेट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। थर्ड जो है, जो टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस है वो भी रीजनेबल टाइम के अंदर ही होना चाहिए। मतलब जब बिल एक्सेप्ट किया जाएगा वो एज्यूम किया जाएगा कि वो रीजनेबल टाइम के अंदर ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र, मतलब ये जो ट्रांसफ़र होगा ये मैच्योरिटी डेट के अंदर ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी पीरियड निकल गया है और उसके बाद जो है पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैच्योरिटी पीरियड के अंदर ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, मतलब सिग्नेचर या फिर एंडोर्समेंट जो है वो ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं हैपोजेटली कहीं पर भी सिग्नेचर कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता, या फिर किसी और का सिग्नेचर कर दिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो एक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। और जो है लास्ट स्टैम्प, मतलब जो है साइन सही से करना चाहिए, या फिर जो स्टैम्प जो है वो भी प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जो है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट्स जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के पहला वाला इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिसरी नोट, ये सेक्शन 4 के अंदर आता है। और प्रॉमिसरी नोट एक रिटन नोट होता है, मतलब एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर एक पर्सन साइन करता है और प्रॉमिस करता है कि एक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी वो दूसरे आदमी को पे करेगा। इसमें क्या होता है, ये जो रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, कोई कंडीशन नहीं होता है, कोई इफ एंड बट्स नहीं होता है। इसमें जो मेकर है वो साइन करते हैं और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो स्पेसिफिक सम ऑफ मनी जो है वो डेजिग्नेटेड पर्सन, मतलब बियरर को पे करेंगे। अभी देखते हैं बैंक नोट्स या फिर करेंसी नोट्स जो है ये प्रॉमिसरी नोट्स के अंदर नहीं आता है। प्रॉमिसरी नोट्स में क्या चीज़ होना चाहिए और क्या नहीं, तो एसेंशियल्स देख लेते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट्स जो है क्लियरली बताता है पेयर कौन है, मतलब मेकर कौन है, जो पैसा रिसीव कर रहा है वो कौन है, मतलब पेई कौन है। इसमें एक पेपर स्टैम्प होना चाहिए एज पर लॉ। इसमें एक प्रॉपर डेट होना चाहिए। ये कोर्ट में तभी वैलिड होगा जब ये प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड रहेगा। और आप इस प्रॉमिसरी नोट्स के अगेंस्ट कोई लीगल केस 3 साल के अंदर ही बना सकते हैं। अभी प्रॉमिसरी नोट्स में कितने सारे पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, वही 2 पार्टीज, एक मेकर जो ये नोट्स बना रहा है और प्रॉमिस कर रहा है कि वो पेमेंट करेगा, और एक पेई जो ये पैसा रिसीव करेगा। नेक्स्ट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करेंगे वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो सेक्शन 5 के अंदर आता है। ये एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है जो डायरेक्ट करता है कि एक स्पेसिफिक पार्टी पेमेंट करेगा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी। तो ये तो सेम चीज़ हो गया प्रॉमिसरी नोट्स के जैसा, नहीं, इसमें सेम नहीं है। सेम इसलिए नहीं है क्योंकि एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। मतलब जैसे प्रॉमिसरी नोट्स में 2 पार्टी थे, मेकर और पेई, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, एक मेकर, एक ड्रॉई और एक पेई। इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन में होता है और इसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, सेम एज प्रॉमिसरी नोट, मतलब कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। इसमें मेकर जो है साइन करेंगे और डायरेक्ट करेंगे किसी एक को पेमेंट करने के लिए वो स्पेसिफाइड सम जो वो लिखे है वहाँ पर,
ताकि वो जो बियरर है उसको वो अमाउंट ऑफ मनी मिल सके। तो यहाँ पर एसेंशियल्स क्या क्या है देख लेते हैं। एसेंशियल्स है कि ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, नो इफ एंड एल्स कंडीशन होना चाहिए, ये क्लियरली शो करना चाहिए हु इज हु, मतलब ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन है और पेई कौन है, ये क्लियरली बताना चाहिए। अभी ड्रॉई कौन है इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। तो ड्रॉई वो है जो ये पेमेंट को प्रोसेस करेगा। मतलब मैं किसी को पेमेंट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये डायरेक्ट पेमेंट नहीं करूँगी, मैं किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करूँगी। मैं उसको बताऊँगी कि तुम मेरे तरफ से मेरे अकाउंट से ये पैसा ट्रांसफ़र करो और उसको, मतलब जो बियरर है उसको ट्रांसफ़र करो। तो ये जो बीच वाला पर्सन हुआ ये ड्रॉई हुआ। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई का साइन भी होना चाहिए पूरा प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हो गए इन्वॉल्व, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। अभी बिल्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या टाइप है। फर्स्ट है इनलैंड बिल्स। इनलैंड बिल्स मतलब जो क्रिएटेड और पेएबल विद इन इंडिया, जो हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर ही क्रिएट किया जा रहा है और पेमेंट भी हो रहा है। फॉरेन बिल्स जो होता है उसमें क्या होता है, जो बिल जो है वो इनलैंड क्राइटेरिया मेंटेन नहीं करता है, इसमें जनरली स्टेट्स में इशू किया जाता है। थर्ड जो है ट्रेड बिल, जो जेन्युइन ट्रेड रिलेटेड रीजन के लिए पैसा ट्रांसफर किया जाता है। एकोमोडेशन बिल, जो किसी को हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली ये बिल्स इशू किए जाते हैं, कोई रियल ट्रेड के लिए इशू नहीं होते। और फिफ्थ जो है बिल्स इन सेट्स, तो इसमें ना मल्टीपल कॉपीज बनाए जाते हैं एक ही बिल के, ताकि सेफ्टी मेंटेन रहे। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चेक, जो आता है सेक्शन 6 के अंदर। तो ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज के ही एक पार्ट है। इसमें जो ड्रॉई होता है ये हमेशा एक बैंक ही होता है, तो इट्स ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंक। ये जो ड्रॉयर है वो बैंक को ऑर्डर करते हैं कि आप जो है ये जो डिमांडेड मनी है ये मेरे अकाउंट से जो बियरर है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। तो इसमें एसेंशियल्स क्या क्या हो गए चेक्स में। एक तो पहली बात ये रिटन ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड है ये अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब कोई इफ और एल्स वाले कंडीशन नहीं होना चाहिए। थर्ड जो है ये साइंड होना चाहिए अकाउंट होल्डर के द्वारा। फोर्थ जो है ये अमाउंट जो है रिटन होना चाहिए वर्ड्स में भी और नंबर्स में भी, ये तो सबको पता होगा। और फिफ्थ जो है ये क्लियरली शो करना चाहिए कि किसको ये मनी मिलने वाला है, मतलब पेई कौन है। डेट भी बहुत ही क्लियरली मेंशन करना चाहिए। अभी चेक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो है क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। अभी देख लेते हैं क्रॉसिंग क्या होता है। क्रॉसिंग मतलब कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स या फिर इंस्ट्रक्शंस जो चेक पे ऐड किया जाता है फॉर सेफ्टी। तो पहला है जनरल क्रॉसिंग, जो सेक्शन 123 के अंदर आता है। इसमें ना 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया जाता है जिसमें पेमेंट को इंश्योर किया जाता है कि ये एक बैंक अकाउंट के थ्रू होगा। सेकंड जो है ये है स्पेशल क्रॉसिंग, जो सेक्शन 124 के अंदर आता है, और इसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन सा बैंक ये पेमेंट प्रोसेस करेगा। और थर्ड जो है वो है अकाउंट पेई क्रॉसिंग, मतलब इसमें डायरेक्ट किया जाता है ये पेमेंट जो है किसके अकाउंट पे जाएगा, मतलब पेई कौन होगा। तो इसमें एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाता है। और फोर्थ जो है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, जो सेक्शन 130 के अंदर आता है। इसमें ना ट्रांसफरेबिलिटी को लिमिट किया जाता है विदाउट इंप्रूविंग द ट्रांसफरीज टाइटल। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। सोच लेते हैं 3 पर्सन है, एक है राम, एक है श्याम और तीसरा है मोहन। अभी राम के एक चेक जो है श्याम चोरी कर लेता है और फिर उसमें एक फेक सिग्नेचर डाल देता है, एक फेक नंबर, मतलब अपने से एक नंबर जो है पैसा जो है वो डाल लेता है, और वो चेक वो मोहन को प्रोवाइड करता है। अभी मोहन को ना वो पता नहीं होता है कि ये एक फ्रॉडुलेंट तरीके से श्याम ने राम से चेक लेके उसको दिया है। तो जब उसको वो पता नहीं होता है तब उसके पास राइट होता है कि वो चेक को क्लेम कर सके। तो इसमें ना नेगोशिएबल हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग लग जाता है चेक में, तब अगर मोहन को पता ना भी हो तब भी वो नेगोशिएट नहीं कर सकता है, मतलब तब भी मोहन वो चेक को क्लेम नहीं कर सकता है। इससे क्या होता है, जिसका चेक है मतलब राम का जो चेक है वो कभी इशू होता ही नहीं है और राम के पैसे भी बच जाते हैं। ये है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे होल्डर। होल्डर आता है सेक्शन 8 के अंदर। होल्डर मतलब एक पर्सन जो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है। इन शॉर्ट होल्डर ही ड्रॉई है, मतलब उसके पास वो चेक, बिल और नोट है और उसके पास लीगल राइट भी है वो पेमेंट को रिसीव करने की। अभी किसी के पास अगर वो चेक, बिल या नोट चोरी की वजह से या फिर धोखेधारी की वजह से आ रहा है तो वो होल्डर नहीं हो सकते। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, वो सेक्शन 9 में बताया जाता है कि ये एक वैलिड कंसिडरेशन के थ्रू ही आएगा और वो एक गुड फेथ में होगा, मतलब उसको पता नहीं होगा कि इसके पीछे कोई धोखेधारी है या नहीं। और थर्ड जो है ये इंस्ट्रूमेंट के मैच्योरिटी के पहले ही उसके पास रहना चाहिए ताकि वो पेमेंट रिसीव कर सके।
नेक्स्ट जो हम देखेंगे डिसऑनर ऑफ चेक्स, जो सेक्शन 138 से लेके 142 में आते हैं। ऐसे केसेस आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे कि चेक्स जो है वो बाउंस कर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, चेक्स में लिखे गए अमाउंट जो है वो हमारे फंड में होते ही नहीं है, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में उतने फंड होते ही नहीं है। हमारे बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड होता है, लेकिन चेक्स में कुछ अलग ही अमाउंट लिखा हुआ होता है। सोचिए अगर मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये है, लेकिन मैंने चेक इशू कर दिया है 1 लाख रुपीज़ का, तो मेरे चेक जो है वो बाउंस कर जाएगा, मतलब मेरे चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो अगर मेरा चेक डिसऑनर हो जाता है तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फ़र्क पड़ने वाला है, चेक्स अगर डिसऑनर हो जाता है इनसफिशिएंट फंड के वजह से, तो इसमें मुझे 2 साल के जेल हो सकते हैं, या फिर जो चेक अमाउंट मैंने लिखा है उसके 2 गुना मेरे फाइन हो सकते हैं, या फिर दोनों पेनल्टी एक साथ लग सकते हैं। अभी पेनल्टी कैसे लग सकता है? अगर आपने वो चेक जो है वैलिड रीज़न के लिए ही इशू किया है, मतलब ये कोई गिफ्ट पर्पज़ के लिए आपने इशू नहीं किए थे, एक वैलिड रीज़न था जिसके वजह से आपने चेक दिए थे। नेक्स्ट जो है, ये चेक 3 महीने के अंदर ही प्रेजेंट किया गया है। और थर्ड जो है, जो डिसऑनर के नोटिस है वो 30 दिन के अंदर ही आपको दिए गए हैं। डिसऑनर से 2 चीज़ें हो सकती है, एक है नोटिंग, दूसरा है प्रोटेस्ट, जो सेक्शन 99 और 100 के अंदर आता है। नोटिंग में एक नोटरी पब्लिक, मतलब जो लीगल ऑफिसर होता है, वो लिख देता है जो डिसऑनर है उसके डिटेल्स, जैसे डेट या फिर उसके पीछे का रीज़न क्या है। और दूसरा जो है वो है प्रोटेस्ट, जिसमें एक फॉर्मल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वही नोटरी के द्वारा, जहाँ पर कॉन्फर्म किया जाता है कि हाँ डिसऑनर हुआ था। अभी लायबिलिटी डिस्चार्ज कब होता है? लायबिलिटी मतलब जो चेक है या फिर जो बिल है या फिर जो नोट है वो डिस्चार्ज कब हो जाएगा? जब ऑब्लिगेशन ऑफ पे एंड हो जाएगा, मतलब पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो दूसरे बार वो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आएगा। दूसरा है अगर वो इंस्ट्रूमेंट को जानबूझ के कैंसिल किया गया है। थर्ड जो है, अगर किसी ने अनऑथराइज्ड वे में उस इंस्ट्रूमेंट में एक बिग चेंज कर देता है, मतलब सोचो मैंने तो उस इंस्ट्रूमेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है, लेकिन जो पे है वो वहाँ पर कुछ अमाउंट को चेंज कर दिए है, तो इसमें भी जो है पेमेंट नहीं होगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर चेक प्रेजेंट करने में डिले हो जाता है, इसमें भी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। लास्ट जो है, अगर फेक या फिर फोर्ज्ड सिग्नेचर्स होता है, मतलब धोखेधारी से सिग्नेचर किसी ने आपका कॉपी कर दिया, तब भी ये लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हुंडीज़ के बारे में। अभी हुंडीज़ क्या है? हुंडीज़ हमारे ट्रेडिशनल इंडियन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये पहले के दिनों में इंडिया में चालू थे। इसके तरीके से बहुत सारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स हुए करते थे, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स भी है। तो इसमें 4 जो हुंडी है मेनली उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हुंडी है सहयोग हुंडी, जहाँ पर एक रेस्पेक्टेबल पर्सन को पेमेंट किया जाता था। नेक्स्ट है दर्शानी हुंडी, जहाँ पर पेमेंट एक डिमांड के ऊपर होता था। थर्ड है जोखमी हुंडी, जहाँ पर गुड्स शिपमेंट के टाइम पे इंश्योरेंस के लिए ये हुंडी पेमेंट जो है किया जाता था। और फोर्थ है मियादी हुंडी, जहाँ पर एक फिक्स टाइम के बाद पेमेंट किया जाता था। और लास्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स के बारे में, जहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है, एक है NEFT और दूसरा है RTGS। पहले फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। NEFT के फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS के फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम से ही पता चल रहा है जो NEFT है इसमें फंड्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन स्मॉलर अमाउंट्स में ट्रांसफ़र होते हैं और बैचेस में सेटल किए जाते हैं, और इंस्टेंटली नॉर्मली नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। जहाँ पर RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में एक लार्ज अमाउंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं और रियल टाइम में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब इमीडिएटली ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इतना था आज के लिए, और बाकी के पार्ट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।